अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट, मैं आज आपके लिए लेकर आई हूँ सैम्पल क्वेश्चन पेपर जो कि 12th क्लास का है और ये इसी साल का है 2021-22 का। इलेक्टिव उर्दू का है और ये आपका सेकंड टर्म का है। सेकंड टर्म जो आपका पेपर अभी होने वाला है इसी से है। मैं आपको इस वीडियो में पूरी तफसील के साथ बताऊँगी कि आपका पेपर किस तरह का आएगा, यानी ऑब्जेक्टिव होगा या सब्जेक्टिव होगा, किस चैप्टर से आएगा, किस तरह के क्वेश्चंस आएंगे और उसका पैटर्न कैसा होगा। मैं पूरी तफसील के साथ आपको बताऊंगी, तो आप मेरे वीडियो को पूरा आखिर तक ज़रूर देखना। अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो आप इसे लाइक और सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलना। चलिए तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे अहम और ख़ास बात जो आपके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है वो ये कि इस बार भी आपका पेपर 40 नंबर का आएगा और 10 नंबर का आपका प्रैक्टिकल और प्रोजेक्ट होगा जो कि आपकी टीचर्स आपको देंगे। तो पेपर किस तरह का आएगा? सबसे पहले आपका इक़्तिबास आएगा। इक़्तिबास में से आपको ये देखना है कि मंदरजा ज़ैल गैर दरसी इक़्तिबास में से किसी एक का इंतखाब कीजिए और उसमें मौजूद सवालों के जवाब लिखिए। 5 नंबर का क्वेश्चन है ये आपका। तो आपके पास 2 इक़्तिबास होंगे। हो सकता है दूसरा इक़्तिबास नज़्म का हो या हो सकता है कि ये भी इसी तरह का हो, कोई सा भी हो सकता है, लेकिन आपको कोई एक ही करना है। तो जैसे इसमें दे रखा है इक़्तिबास करने का मैं आपको तरीका बता दूं। सबसे बेस्ट तरीका होगा कि आप पहले क्वेश्चन को पढ़ें। क्वेश्चन को पढ़ने के बाद जब आप ये पूरा इक़्तिबास पढ़ोगे तो जो हाईलाइट चीज़ होगी, यानी जो आपने क्वेश्चन में दे रखा है वो आपको फ़ौरन नज़र आ जाएगा। जैसे इसमें एक क्वेश्चन है, छापा का मौजिद कौन था? तो यहाँ पे फ़ौरन नज़र आ रहा है कि कुछ लोगों का ख़याल है कि छापा का मौजिद जर्मनी का एक शख्स गार्टनबर्ग है। यहाँ पर पूरा दिख रहा है। इस तरह से आप बता सकते हो। नेक्स्ट जो सेकंड क्वेश्चन है, गार्टनबर्ग कब और कहाँ पैदा हुआ? ये भी यहाँ बता सकते हो आप कि गार्टनबर्ग 1400 ईस्वी में, यहाँ पर जो आपके फर्स्ट लाइन में है, 1400 ईस्वी में एक कस्बे मुनीज़ में पैदा हुआ था। ये आप आंसर दे सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है तीसरे नंबर पे जो आपका सवाल है ये वाला कि गार्टनबर्ग ने किस चीज़ का ब्लॉग बनाकर तस्वीरें छापना शुरू किया था। तो आप ये चीज़ यहाँ भी देख सकते हो कि ब्लॉग का जिक्र कहाँ है। देखो यहाँ पर ख़ास बात है ब्लॉग, तो यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि इस लाइन में ब्लॉग का जिक्र है। तो आप बता सकते हो कि गार्टनबर्ग ने कागज़ लकड़ी के ब्लॉक बनाकर तस्वीरें छापना शुरू कर दिया। तो आप बता सकते हो कि गार्टनबर्ग ने लकड़ी के ब्लॉक बनाकर तस्वीरें छापना शुरू कर दिया। इस तरह से आप आंसर दे सकते हो। आंसर देने का, जवाब देने का सबसे बेस्ट तरीका होता है कि क्वेश्चन से उठाकर आंसर दिया जाए। ये नहीं कि इसी को आप पूरा लिख दो, इसी लाइन को, कि इस तरह से उसने लकड़ी के ब्लॉक बनाकर तस्वीरें छापना शुरू कर दिया। ये तरीका बिल्कुल गलत होता है। तरीका वो बेस्ट है कि जब आंसर, यानी आंसर से जो लफ्ज़ है, पहले दो जो लफ्ज़ दे रखे हैं या 2 वर्ड दे रखे हैं गार्टनबर्ग ने, आप इससे मिलाकर जब भी आंसर लिखोगे तो ये आंसर का तरीका सबसे बेस्ट होता है और इसमें आपके नंबर भी नहीं कटते, पूरे नंबर मिलते हैं। गार्टनबर्ग को तस्वीरों की छपाई के साथ किस चीज़ की छपाई का ख्याल आया? अब यहाँ पर मुझे ख़ास बात छपाई नज़र आ रही है, तो मुझे ये लाइन दिख रही है जो कि छपाई से रिलेटेड है। ये जो लास्ट वाली लाइन है, तो यहाँ पर मैं बता सकती हूँ कि धीरे धीरे उसे तस्वीरों की छपाई के साथ हरूफ की छपाई का ख्याल आया। तो चौथे क्वेश्चन का जो आंसर है छपाई से रिलेटेड है ये क्वेश्चन, तो छपाई से रिलेटेड मुझे यहाँ दिख रहा है। तो मैं कह सकती हूँ कि गार्टनबर्ग को तस्वीरों की छपाई के साथ, अब यहाँ पे देख रहे हैं ना, हरूफ की छपाई का ख्याल आया। देख लो बिल्कुल हाईलाइट हो रहा है यहाँ पे, हरूफ की छपाई का ख्याल आया। अब आखिर का क्वेश्चन है कि गार्टनबर्ग ने सबसे पहले कौन सी किताब छापी थी? अब यहाँ पर जो मुझे ख़ास बात लग रही है, किताब का जिक्र है, ये एक इम्पॉर्टेंट है। तो इस पैसेज में मुझे किताब कहाँ नज़र आ रहा है? हाँ, यहाँ नज़र आ रहा है मुझे किताब। तो उसने सबसे पहले जो किताब छापी वो इंजील मुक़द्दस थी। तो गार्टनबर्ग ने सबसे पहले, इस तरह से आंसर लिखना, गार्टनबर्ग ने सबसे पहले इंजील, यानी जो किताब छापी थी उसका नाम इंजील मुक़द्दस है या इंजील मुक़द्दस थी। इस तरह से मिलाकर आप आंसर लिखोगे, यही तरीका सबसे बेस्ट होता है।
देखिए यहाँ दूसरा ऑप्शन जो दे रखा है वो बा में जो दे रखा है वो नज़्म की दे रखा है आपको, लेकिन आपको इन दोनों में से किसी एक को ही करना है। नज़्म भी कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है, लेकिन आपको ये ध्यान रहे कि ये जो नज़्म दे रखी है वो गैर दरसी इक़्तिबास से है, यानी गैर दरसी किताब की नज़्म दे रखी है, आपकी दरसी किताब की नहीं है। जो आपके सिलेबस में जो बुक है उनसे नहीं है, उससे हट कर है। तो आप चाहे तो वो वाला भी पैसेज कर सकते हैं, आप चाहे तो ये वाला भी कर सकते हैं, ये भी बहुत ही आसान है। सवाल नंबर 2 की हम बात करें तो इसमें मंदरजा झेल दरसी इक़्तिबास में से किसी एक का इंतखाब कीजिए और उससे मौजूद सवालों के जवाब लिखिए। जैसे मैंने आपको पहले बताया था उसी तरह से इस पैसेज को भी करना है, लेकिन इस पैसेज में ये ध्यान रखना कि ये जो इक़्तिबास दे रखा है ये आपकी ख़ुद की किताब से है, यानी जो आपके सिलेबस में बुक दे रखी है उसी से दिया गया इक़्तिबास है और उससे मुतालिक आपको सवालात के जवाब देने हैं। तो यहाँ पर देखिए यही क्वेश्चन है, पंडित अमरनाथ की तकरीर कहाँ हो रही थी। बिल्कुल आसान सा सवाल है, आप यहाँ पे बता ही सकते हो कि काशी के आराध्य मंदिर में पंडित अमरनाथ की तकरीर हो रही है, यहाँ पे ये आंसर दे सकते हो। तो इसी तरह के सवालात है, बहुत आसान है। चलिए एक बार ना हम नज़्म की बात कर लेते हैं। अब गैर दरसी इक़्तिबास की तो बात हो चुकी है, अब हम बात करेंगे दरसी इक़्तिबास से। अब यहाँ पर जो दरसी यानी आपके सिलेबस में जो आपकी किताब में जो नज़्म दे रखी है, अब भागते हैं साया इश्क़ बुता से हम, ये गज़ल है आपके लिए। बच्चों ये बता दूं कि गज़ल दे रखी है, लेकिन गज़ल के अलावा आपको हो सकता है गज़ल के अलावा आपको नज़्म भी दे दी जाए। तो नज़्म भी दे सकते हैं, गज़ल भी दे सकते हैं, कुछ भी दे सकते हैं, लेकिन आपको फोकस करना है और ये माइंड में रखना है कि हमें एक शेर वाला इक़्तिबास भी करना होगा। तो अब भागते हैं साया इश्क़ बुता से हम, इस गज़ल पर मेरा एक पूरा वीडियो बनाया गया है। वो वीडियो मेरे यूट्यूब पे अपलोड है, आप चाहो तो आप डिस्क्रिप्शन में जाकर देख सकते हो या फिर आप वीडियो की प्लेलिस्ट में भी जाकर चेक कर सकते हो। शायर किन चीज़ों से डरा हुआ है। अब यहाँ पर है ना, कुछ दिल से है डरे हुए, कुछ आसमां से हम, बिल्कुल पता चल रहा है, दूसरे मिसरे से ही पता चल रहा है कि शायद एक तो दिल से खौफज़दा है और दूसरे आसमां से। तो आसमां से मुराद खुदा की ज़ात भी हो सकती है। तो आप यहाँ पर ये आंसर ये दे सकते हो कि शायर जिन चीज़ों से डरा हुआ है, या वो दिल से भी डरा हुआ है और वो आसमां से भी डरा हुआ है। इस तरह से आप अपनी ज़बान में आंसर दे सकते हो। शायर किस चीज़ का मज़ा भूल नहीं पाता। शायर किस चीज़ का मज़ा भूल नहीं पाता। तो शायर खुद रफ्तगी दिल यानी दिल की बेखुदी का मज़ा भूल नहीं पाता है, ये इसका आंसर होगा। चाहो तो आप लोग लिख भी सकते हो कि शायर खुद रफ्तगी दिल यानी दिल की बेखुदी का मज़ा भूल नहीं पाता है। नेक्स्ट जो दे रखा है तीसरे नंबर पे जो है, शायर के नज़दीक राह में कौन सी चीज़ें दिलकश है, ये तीसरा क्वेश्चन है। तो शायर के नज़दीक में यहाँ पर राह में हर कता सहरा यानी सहरा का हर हिस्सा शायर के नज़दीक दिलकश है। यहाँ पर है ना आपके, दिलकश हर एक कता सहरा है राह में, मिलते हैं जाके देखिए कब कारवा से हम। तो यहाँ पर इसका आंसर आप दे सकते हो कि शायर के नज़दीक राह में हर कता सहरा यानी सहरा का हर हिस्सा शायर के नज़दीक दिलकश है। आप बनाकर भी लिख सकते हो कि ये चीज़ उसके लिए दिलकश का बाइस है। नेक्स्ट है, साये से भागने से क्या मुराद है। साये से भागने से क्या मुराद है, इस क्वेश्चन का आंसर। तो साये से भागना एक तरह का मुहावरा है और इससे मुराद बहुत ज़्यादा खौफज़दा होना है, बहुत ज़्यादा खौफज़दा होना। और आखिर वो जो सवाल है, जादू बयां के मायने, वो शख्स जिसके तर्ज़ गुफ्तगू में जादू सा असर हो। यानी जादू बयां के मायने जादू का बयान, यानी एक ऐसी आवाज़, एक ऐसी दिलकश आवाज़ जो जादू की तरह आपको लगे, यानी आपको मुतासिर कर दे और आपको सोचने पे मजबूर कर दे। तो इस तरह की आवाज़ जादू बयां को कहेंगे, यानी बहुत ही दिलकश है और उसकी तर्ज़ गुफ्तगू में जादू सा असर है। अब हम बात करते हैं पार्ट बी की। पार्ट बी आपका 18 नंबर का है। पार्ट ए आपका 5 नंबर का हो चुका और पार्ट बी 5 नंबर 10 नंबर का पूरा हो चुका है और पार्ट बी आपके 18 नंबर का है। इसमें जो क्वेश्चन है कि मंदरजा झेल सवालात में से सिर्फ 6 के जवाब उर्दू में तहरीर कीजिए और सवालों के नंबर मुसावी है यानी बराबर है। 3-3 नंबर के क्वेश्चन है, टोटल 18 नंबर का है।
सबसे पहला जो क्वेश्चन इसमें दे रखा है बहुत ही उम्दा है। दर्ज झेल मुहावरों के मायने लिखिए। हमेशा ध्यान रखिएगा, हो सकता है आपके सैम्पल पेपर में मायने हैं, लेकिन आने वाले वक्त में हो सकता है कि मुहावरों को जुमलों में इस्तेमाल करिए। इस तरह के भी क्वेश्चन दिए जा सकते हैं। तो सवाल नंबर 3 जो है पार्ट बी से, राह निकालना, दम निकालना और दिल जलाना, इसके मायने लिखने हैं। तो जैसे कि आपके इसमें दे रखा है राह निकालना का मतलब होता है कोई रास्ता निकालना या कोई सूरत निकालना, इस तरह से मीनिंग आएगा, कोई वसीला पैदा करना। और दम निकलने का मतलब तो साफ पता ही है, जान देना, जान फना होना। दिल जलाना की मीनिंग है किसी को अजियत देना या परेशान करना, दिल जलाना। सवाल नंबर 4 जो है यहाँ पे दिख रहा है आप लोगों को, सवाल नंबर 4, तशबीह की एक मिसाल लिखिए। सवाल नंबर 4 मैं और हाईलाइट करके बता रही हूँ, तशबीह की एक मिसाल लिखिए। तो एक बहुत अच्छा शेर है, हस्ती अपनी हुबाब की सी है, ये नुमाइश शराब की सी है। तो इसमें भी है हस्ती अपनी हुबाब की सी है, ये नुमाइश शराब की सी है। इसमें तशबीह की मिसाल दे रखी है, तो ये भी आप लिख सकते हो, एग्ज़ाम्पल है। फिर एक क्वेश्चन है, इस्तिआरा किसे कहते हैं, सवाल नंबर 5 का। तो इस्तिआरा की लुग़वी मायने मुस्तार लेना है। इल्म बयान की इस्तिलाह में एक शे को हू बहू दूसरी शे के करार दिया जाए और दूसरी शे के लवाज़मात पहले से शे से मंसूब कर दिए जाए, उसे इस्तिआरा कहते हैं। ये इसकी डेफिनेशन है। और एग्ज़ाम्पल तो आपको पता ही होगा, तशबीह और इस्तिआरा छोटी क्लासेस में भी बताया गया है। तो तशबीह का मतलब होता है किसी चीज़ के मुशाबह करार देना, किसी चीज़ को दूसरी चीज़ से एग्ज़ाम्पल देना। जैसे चाँद सा चेहरा, ये तशबीह है, लेकिन अगर मैं ये कहूँ कि उसका चेहरा चाँद है तो ये इस्तिआरा है। ये दोनों एग्ज़ाम्पल मैं बता रही हूँ और डेफिनेशन भी मैंने बता दी है कि तशबीह का मतलब होता है किसी चीज़ को किसी चीज़ के मुशाबह करार देना। और इसकी मिसाल भी मैंने आपको दे दी है, हस्ती अपनी हुबाब की सी है, ये नुमाइश शराब की सी है। सवाल नंबर 6 से मंदरजा झेल अल्फाज की ज़िद बताइए। ज़िद में क्या है, ज़मीन की ज़िद होगी आसमान। ज़िद का मतलब होता है एक तरह से अपोजिट वर्ड। और शब का मतलब होगा रोज़, और दुश्मन का होगा दोस्त। सवाल नंबर 7 जो इसमें दिया गया है, उर्दू के चंद मशहूर नज़्म निगारों के नाम लिखिए। उर्दू के चंद मशहूर नज़्म निगार, फ़ुग़ा आरज़ू, जहान आरज़ू, आप इस तरह से दे सकते हो, या इकबाल, जमील में ज़हरी, नून मीम राशिद, ये भी नाम दे सकते हो। इकबाल भी अच्छे नज़्म निगार है, नून मीम राशिद, नज़ीर अकबर आबादी, ये भी आंसर दे सकते हो आप लोग। सवाल नंबर 8 में गज़ल की तारीफ़ लिखिए। तो चंद मशहूर नज़्म निगारों में आप ले सकते हो किसी भी मशहूर, जैसे नज़ीर अकबर आबादी है, अकबर इलाहाबादी है और इकबाल है, इन सब का नाम ले सकते हो। फिर सवाल नंबर 8 में गज़ल की तारीफ़ लिखिए। तो गज़ल की तारीफ़ ऐसे दे सकते हैं, गज़ल अरबी ज़बान का लफ्ज़ है, इसके मायने हैं औरतों से बातें करना या औरतों की बातें करना। अदब की इस्तिलाह में इस सिन्फ़ को गज़ल कहते हैं जिसका हर शेर जुदागाना माने का हामिल हो, और ये उर्दू की मकबूल तरीन सिन्फ़ है। ये आंसर दे सकते हो, आप चाहो तो लिख लेना। सवाल नंबर 9 में आरज़ू लखनवी के शेरी मजमूओं के नाम लिखिए। तो बिल्कुल है, आरज़ू लखनवी के शेरी मजमूए हैं, फ़ुग़ान आरज़ू, जहान आरज़ू और सुरीली बासरी, ये तीनों इनके शेरी मजमूए हैं। सवाल नंबर 10 में है, जदीद दौर के माहिरीन लिसानियात के मुताबिक उर्दू ज़बान किस बोली से निकली है। अब यहाँ पर जदीद का पूछा है, तो जदीद दौर के माहिरीन लिसानियात के मुताबिक उर्दू दिल्ली और दिल्ली के आसपास के इलाक़ों में बोली जाने वाली खड़ी बोली से निकली है। सवाल नंबर 11, उर्दू की पहले मसनवी कौन सी और उसके शायर का नाम क्या है। तो सवाल नंबर 11 का आंसर है कि उर्दू की पहली मसनवी पदमराव है और उसके मुसन्निफ़ फ़खरुद्दीन निज़ामी बेदरी है। लिख लीजिए आप लोग, पदमराव और इसके मुसन्निफ़ फ़खरुद्दीन निज़ामी बेदरी। ये दक्कन की मसनवी है और इसे सबसे पहली मसनवी तस्लीम की जाती है। मुंशी प्रेमचंद के 3 नावलों के नाम लिखिए। बहुत अच्छा सवाल है ये भी। उनके 3 नावल हैं, असरार मुआबिद, गावदान और बेवा। असरार मुआबिद, गावदान और बेवा, ये तीनों इसके नावल हैं।
अब पार्ट सी में 12 नंबर का आपका, पार्ट सी से 12 नंबर का होगा। मैं थोड़ा जल्दी जल्दी बोल रही हूँ ताकि आपकी वीडियो ज़्यादा लेंदी ना हो और आप समझ सको, मेरी पूरी कोशिश यही रहेगी। तो पार्ट सी से आपको 6 मंदरजा झैल सवालात में से सिर्फ 6 के जवाब उर्दू में तहरीर करने हैं। सबके सवाल नंबर मुसावी है, 2-2 नंबर के क्वेश्चन के आंसर है, आप कर सकते हो और सिर्फ 6 करने हैं, बाकी सब आपके ऑप्शनल है। तो सवाल नंबर 13 है, पितरस बुखारी ने अपने इंशाया मरहूम की याद में किस चीज़ का नक्शा खींचा है? किस चीज़ का नक्शा खींचा है आपको पता ही है, बहुत आसान सवाल है ये। पुरानी साइकिल, पुरानी साइकिल, पुरानी साइकिल का नक्शा खींचा है। सवाल नंबर 14, पितरस बुखारी कहाँ पैदा हुए? पितरस बुखारी 1898 ईस्वी में पेशावर में पैदा हुए। सवाल नंबर 15, उर्दू के 2 अहम इंशाइया निगारों के नाम बताइए। बहुत आसान क्वेश्चन है ये भी, आपको पता ही है अहम इंशाइया कौन है। एक तो पितरस बुखारी और दूसरे हम मुश्ताक अहमद यूसुफ़ी, इन दोनों का नाम ले सकते हैं। सवाल नंबर 16, निर्मल वर्मा का इंतकाल कहाँ हुआ था? तो ये आपकी बुक में भी है कि निर्मल वर्मा का इंतकाल 2005 ईस्वी में दिल्ली में हुआ था। सवाल नंबर 17, कालीकट यूनिवर्सिटी ने वैक्यूम मोहम्मद बशीर को कौन सी एजाज़ी सनद अता की थी? तो उस एजाज़ी सनद का नाम था डॉक्टर ऑफ लेटर्स। डॉक्टर ऑफ लेटर्स की एजाज़ी सनद अता की थी। सवाल नंबर 18 में वैक्यूम मोहम्मद बशीर की पहली अहम तख्लीक का नाम लिखिए। तो इसकी जो पहली अहम तख्लीक का नाम है बचपन की साथी। आप लिख सकते हो कि वैक्यूम मोहम्मद बशीर की पहली अहम तख्लीक का नाम है बचपन की साथी। सवाल नंबर 19, अफसाना कलर की मौत के मरकज़ी किरदार का नाम लिखिए। तो सवाल नंबर 19 में है कलर की मौत का मरकज़ी किरदार का नाम क्या है? चिरयाकॉफ, चिरयाकॉफ। सवाल नंबर 20, चेखोव की मौत का बाइस कौन सी बीमारी बनी? तो दिक की बीमारी चेखोव की मौत का बाइस बनी है। सवाल नंबर 21, प्रेमा और लाला बद्री प्रसाद किस नावल के किरदार हैं? तो इन दोनों का नाम तो वैसे भी नहीं भूला जा सकता, आपको पता ही है प्रेमचंद का नावल बेवा आपके सिलेबस में है और यही इसी नावल के ये दोनों किरदार हैं। सवाल नंबर 22 में है डिप्टी नज़ीर अहमद के 2 नावलों का नाम लिखिए। तो बहुत ही अच्छा ये भी क्वेश्चन है, बहुत आसान है। सबसे पहले जो मैं आपको बता दूं कि डिप्टी नज़ीर अहमद वो शख्स है जिन्होंने सबसे पहला नावल लिखा और उनके नावल का नाम था मेरातुल उरूस। मेरातुल उरूस, मेरातुल उरूस उनके नावल का नाम था और ये नावल 1869 में सबसे पहला नावल कहा जाता है, 1869 में लिखा गया। और इसके बाद मैं आपको बता दूं कि 2 नावलों का नाम इन्होंने पूछा है, तो एक हम मेरातुल उरूस लिख सकते हैं और दूसरा नाम लिख सकते हैं इब्नुल वक्त। इब्नुल वक्त ये दूसरा नावल है। तो इस तरह से दोनों का आंसर दे सकते हैं। आई होप कि आपको मुझे मेरा वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा, तो इसको ज़रूर लाइक करना और अच्छे से समझने की कोशिश करना। अगर एक बार वीडियो में समझ में ना आए तो 2 बार वीडियो देख के समझना, पर आपको ये समझना चाहिए कि आपका पेपर आने वाला है, आपको अच्छी से प्रिपरेशन करनी है और आपके पेपर का पैटर्न किस तरह से होगा, यानी 3 पार्ट में जिस तरह से डिवाइड है और तीनों पार्ट से इस तरह से क्वेश्चन आएंगे, आपको उसी के आंसर देने हैं। इस बार ऑब्जेक्टिव पेपर नहीं आएगा बल्कि आपका सब्जेक्टिव पेपर आ रहा है, तो अपनी प्रिपरेशन को अच्छी रखें। खुदा हाफिज़।